नमस्कार साथियों, यस गुरु प्राइम में आपका स्वागत है। और आज हम स्कूल शिक्षा व्याख्याता के प्रथम पेपर जिसमें हिंदी के 5 टॉपिक दिए गए उनके बारे में अध्ययन करें, जिसमें पहला टॉपिक संधि और संधि विच्छेद, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, संधि की परिभाषा तो वैसे आप सभी को ध्यान में है कि दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन लेखन में भी होता है। उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब देखो, संधि के 3 भेद है, जिसमें नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, स्वर संधि के भेद है। स्वर संधि के आगे भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और वो अपने जो 11 स्वर है, उन स्वरों को के कारण उनके वो नाम दिए गए हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो दो समान स्वर आपस में मिलते हैं और समान स्वरों के मेल से बनने वाली संधि, समान स्वर चाहे ए के साथ में ए मिले, लघु स्वर ई के साथ में लघु स्वर ई या दीर्घ स्वर ई मिले, तो जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए दीर्घ स्वर संधि नाम पड़ा, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में अपने गुण स्वर यानी कि ए और ए या आ के बाद में असमान स्वर ई या ऊ, तो ये अपने देखो, अपने गुण स्वर 2 है। एक तो ए और ओ, ये 2 गुण स्वर होते हैं। आपको जैसे अपने जो वर्ण का जो प्रश्न, वर्णों वाला जो टॉपिक, उसमें भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गुण स्वर कितने होते हैं। तो गुण स्वर 2 होते हैं, ए और ओ। ये दोनों क्या है? ये ए और ओ दोनों गुण स्वर है। और इसलिए इसके कारण, क्योंकि गुण स्वर संधि में ए ओ और तीसरा होता है अर, उसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? गुण स्वर संधि पड़ा है। क्योंकि गुण स्वर 2, हिंदी में गुण स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद में तीसरा यण संधि, यण स्वर संधि। और इसमें भी ई या ई के बाद में या ऊ के बाद में या री के बाद में असमान स्वर आता है और उसके मेल से जो ये व और र बनता है, इसलिए वो यण संधि है। उसके बाद में अयादि संधि, अयादि संधि। और अब ये 3 प्रकार इसके आगे हैं। और अयादि तो जो अयादि संधि में ए और ए या आ के बाद जो अयादि संधि का जो प्रकार, उसमें भी इसके जो ये अय और आदि, क्योंकि से ये बना है अय और साथ में आदि, अय आदि। और 5वीं आती है अपने वर्धी स्वर संधि। अब देखो, वर्धी स्वर भी अपने ध्यान रखना है कि वर्धी स्वर कितने होते हैं? ये आई और औ। ये आई और औ क्या है? ये आई और औ क्या वर्धी स्वर है अपने। आई और औ को वर्धी स्वर, इसलिए आपको यदि स्वर व्यंजन में प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में वर्धी स्वर कितने होते हैं, तो आई और औ क्या है? वर्धी स्वर। यानी वर्धी स्वरों की संख्या कितनी है? 2। और गुण स्वरों की संख्या भी कितनी है? ए और ओ, ये भी 2 है। और इस प्रकार हम पहले स्वर संधि का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो यण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। क्योंकि यण स्वर संधि क्लियर होने के बाद में आपके अन्य जो संधियां, उनके साथ में जो मेल है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं यण स्वर संधि का।
अब देखो यण स्वर संधि में अपने ई और दीर्घ स्वर ई के बाद में असमान स्वर ए, आ और उ, दीर्घ स्वर उ, ए, आई और ओ और औ, इनमें से किसी का भी इनके साथ में मेल हो, चाहे लघु स्वर ई के साथ में हो चाहे दीर्घ स्वर के साथ में इनका मेल हो, तो निर्माण होता है। तो देखो ई और ए के संयोग से क्या बनेगा, ये बन जाएगा ई और ई लघु स्वर या दीर्घ स्वर के योग से क्या बनेगा, या। और ये जैसे जैसे स्वर है उस स्वर के अनुसार आपको इसके अंदर मात्रा लगाते रहना है। ये बनेगा यू और ये बनेगा दीर्घ स्वर उ, और ये जो स्वर की मात्रा है उसी के आधार पे हमें मात्रा लगानी है। और ये मात्रा, अब देखो ये तो सूत्र है, ये तो व्याकरणिक सूत्र है। अपनी को परीक्षा में आपको संधि के आने वाले जो आरपीसी यानी जो एग्जाम एजेंसी हैं वो 3 प्रकार से प्रश्न पूछती है। एक तो संधि पद दिया जाता है, संधि युक्त पद दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें संधि कौन सी, नीचे 4 प्रकार दे दी जाती, 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं, वो संधि की पहचान करनी होती है। उसके बाद में एक विच्छेद दिया जाता है, उसका संधि युक्त पद पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सही है। और आजकल शब्द संधि युक्त पद भी दिया जाता है और साथ में विच्छेद भी दिया जाता है और पूछा जाता है कि शुद्ध विच्छेद किसका हुआ, मतलब शुद्ध इसमें कौन सा है। तो 3 प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपने को पहचान करनी है। तो देखो यण संधि की पहचान क्या है, ये जो पहला जो सूत्र है इसकी पहचान अपने को ध्यान में रखनी है। यदि किसी आप ध्यान से सुनना कि यदि किसी शब्द में ये के पहले आधा अक्षर हो, ठीक है, यानी हलंत युक्त व्यंजन यानी आधा अक्षर हो, यह से पहले आधा अक्षर हो तो वहां पर यण संधि होती है। यह से पहले यदि किसी शब्द में यह के पहले आधा अक्षर हो तो यण संधि होती है। और वो भी ध्यान रखना कि यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर यह हो, अंतिम लास्ट वाला अक्षर यह हो, उसके पहले का वर्ण आधा है तो फिर वहां पर यण संधि नहीं, वहां पर यह प्रत्यय हो गए थे। इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे अपने अध्याय राजतंत्रण, प्रत्यक्ष। अब इसमें देखो कि यह से पहले आधा अक्षर है, इसमें यह के पहले आधा अक्षर है और यह के पहले आधा है। तो जहां पर यह के पहले आधा वर्ण हो तो आप समझ जाना यण संधि है। लेकिन यदि ऐसा आ गया वात्सल्य, अब यहाँ पर भी देखो जैसे मैंने बता दिया कि जिस शब्द में यह के पहले आधा अक्षर हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। और लेकिन शब्द आ गया वात्सल्य और आपने कह दिया यहाँ पर भी तो यह के पहले आधा अक्षर है, तो आप ध्यान रखना कि यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर यह हो और उसके पहले का अंतिम वर्ण यह हो, उसके पहले का वर्ण आधा हो, ठीक है, स्वर यानी कि वो स्वर रहित हो, व्यंजन स्वर रहित हो या हल युक्त हो, तो इसका मतलब वहाँ पर यहाँ पर यण संधि नहीं, यहाँ पर यह प्रत्यय है। अब आप देखो पहले इसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि देखो जहां पर यह प्रत्यय लगता है, ये जो प्रत्यय लगता है, यह प्रत्यय लगने पर क्या क्या परिवर्तन होता है कि जिस शब्द में यह प्रत्यय लगता है तो यदि उस शब्द का प्रारंभिक वर्ण है या आ हो तो जब यह प्रत्यय लगने पर वो आ हो जाता है। यदि जहां पर जिस शब्द में यह प्रत्यय लगता है तो परिवर्तन होता है कि उस शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है उस वर्ण के साथ में जो मात्रा है, जो मात्रा लगी हुई है, तो वो यदि ए या आ हो, चाहे वो खुद स्वर स्वयं ही हो या किसी व्यंजन के साथ में वो मात्रा के रूप में लगा हुआ हो, तो ए या आ हो तो आ हो जाता है। और यदि वो ई दीर्घ स्वर ई और ए हो तो यह प्रत्यय लगने पर वो क्या हो जाता है, वो आई हो जाता है। और यदि वो स्वर उ दीर्घ स्वर उ
और ओ हो तो वो औ हो जाता है। ये परिवर्तन यह प्रत्यय के लगने पर होता है। और एक चीज और सबसे अलग हटके कि ये परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन कौन कौन से प्रत्यय में होता है? ई प्रत्यय, इक प्रत्यय, आयन प्रत्यय, ए प्रत्यय, यह प्रत्यय और अ प्रत्यय। इन सभी प्रत्ययों के लगने पर शब्द के प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन होता है। लेकिन यह प्रत्यय के लगने पर एक परिवर्तन और होता है। पहला परिवर्तन क्या है कि जिस शब्द में यह प्रत्यय लगता है, मूल शब्द में यह प्रत्यय लगता है, तो उस शब्द के प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्या होता है? ये होता है कि ए या आ हो तो आ हो जाता है, ई दीर्घ स्वर ई या ए हो तो आई हो जाता है, ऊ और दीर्घ स्वर ऊ और ओ हो तो औ हो जाता है। और इस प्रकार लेकिन यह प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि उस शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। जैसे इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द है वत्सल। इसमें मूल शब्द है वत्सल। अब वत्सल में यह प्रत्यय लगा, वत्सल में यह प्रत्यय लगा तो प्रारंभिक वर्ण क्या है? ए। इसमें प्रारंभिक वर्ण में यानी कि व्यंजन के साथ में ए जुड़ा हुआ है, तो ए या आ हो, ए या आ हो तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है। और तय है जैसा है, स है जैसा है, अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा। ठीक है। जिस शब्द में यह प्रत्यय लगे तो अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा, तो ये हो गया वात्सल्य। उसी प्रकार जैसे हम और भी देखते हैं, जैसे मान लो कि सुंदर, सुंदर शब्द में हमें यह प्रत्यय लगाना है, तो यदि प्रारंभिक वर्ण में ऊ दीर्घ स्वर ऊ ओ की मात्रा क्या हो जाएगा? औ, तो ये हो जाएगा तऊ। अब न आधा और द और अंतिम वर्ण र है, तो ये हो गया अंतिम वर्ण र, अंतिम वर्ण हो गया आधा। अब ये लग गया। अब देखो ये आधा वर्ण है तो ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, तो ये सौंदर्य बन जाएगा। तो इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी शब्द में यह के पहले आधा अक्षर हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण यह हो, उसके पहले का वर्ण आधा हो, तो वहाँ पर यह प्रत्यय होगा, वहाँ पर यण संधि नहीं होगी। यानी कि जहाँ पे, क्योंकि यण संधि में अक्सर क्या होता है कि यण संधि में अक्सर उपसर्ग के द्वारा लगा उपसर्ग होता है, तो आपको अक्सर यण संधि कहाँ मिलेगी? शुरुआत में, यानी सबके पहले दूसरे तीसरे वर्ण के पहले यह होगा और यह के पहले आधा वर्ण आएगा, तो वहाँ पर यण संधि होगी। इस हिसाब से आपको इसकी पहचान करनी है। तो देखिए हम इसके बारे में और अभ्यास करते हैं। अब देखो मैं कुछ शब्द आपके सामने रख रहा हूँ, उन शब्दों से अपने अध्याय अध्ययन करते हैं। देखो अब देखो पहला अपने ई या ई के स्थान पर ये का आदेश होता है। ये पहला जो सूत्र है कि लघु स्वर, यानी इधर प्रथम पद में ई हो और उधर ए हो, तो वहाँ पर यह का आदेश होता है। अब देखो जैसे मान लो कि इन सभी में आप पहचान कर सकते हो, इन सभी में यह के पहले आधा वर्ण, ये के पहले आधा वर्ण, या के पहले आधा वर्ण, और यहाँ पर भी यह के पहले आधा वर्ण और यहाँ पर यह के पहले आधा वर्ण, सभी में यह के पहले आधा वर्ण है। तो जहाँ पर ऐसा हो कि यदि किसी शब्द में यह के पहले आधा वर्ण हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। अब ये तो पहचान की बात हो गई, क्योंकि आपको परीक्षा में जैसे मान लो कि एक ये अभ्यर्थी दे दिया और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ पर यदि ऐसी स्थिति हो कि यह के पहले आधा अक्षर हो तो आपको यण संधि वाला ऑप्शन आपको चुनना है। और अब यदि मान लीजिए कि ये भी दिया हुआ है और साथ में आपको विच्छेद भी दिया हुआ है और फिर पूछा हुआ है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है, क्योंकि आपको 2 विकल्प तो उसमें काफ़ी नज़दीक दिए जाते हैं। 2 विकल्प तो कई बार क्लियर हो जाता है कि 2 विकल्प तो नहीं है। अब 2 विकल्प काफ़ी नज़दीक दिए जाते हैं, तो उनमें हमें पहचान करनी है, उनका हमें मतलब वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पर
चार ऑप्शन के रूप में किया हुआ मिलेगा, तो आपको पहचान करना है। अब देखो, आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी शब्द में य के पहले आधा अक्षर हो तो उस आधे अक्षर में आपको ई की मात्रा जोड़नी है, यानी ये जो ई है यानी लघु स्वर ई या दीर्घ स्वर ई की मात्रा आपको जोड़नी है। ये मात्रा आपको उसमें आधे अक्षर में जोड़ के उसको अलग करना है। अब जैसे हाँ, तो आपको यह से पहले आधा अक्षर उसमें आपको ई की मात्रा जोड़नी है। जैसे मैंने ये जोड़ा, इसमें ई की मात्रा जोड़नी है आपको। ये मैंने लघु स्वर ई जोड़ दिया और इसको मैंने अलग कर दिया, और मैंने धन का इसको अलग करके यह से पहले जो वर्ण उसमें मात्रा लगाई उसको आपको अलग करना है, उतने को अलग कर देना है। यह से पहले वाले को पूरा अलग करना है। और अब मैंने इसमें धन का चिन्ह लगाया, यानी धनात्मक ऋणात्मक, यानी प्लस जो माइनस है प्लस माइनस, तो प्लस है धनात्मक, तो धन का मैंने चिन्ह लगाया। अब देखो कि अब यानी ये इतना तो ये तो हट गया, ठीक है। अब बच्चा अपने पास में यर्थ ही बचा। अब आपको यह के स्थान पे आपको क्या करना है, ए करना है। यदि यह के स्थान में आपको ए करना है, अब यह के साथ में जो जो मात्रा है वो जो मात्रा के अनुसार आपको उसमें परिवर्तन करना है। तो यह है तो ए करना है, या है तो आपको आ करना है, यू है तो ऊ करना है, और यू दीर्घ स्वर है तो वहाँ पे यू दीर्घ स्वर करना है। मतलब ये के अंदर जो मात्रा, उस मात्रा को वर्ण में बदल के आपको उसको स्वर में बदल के उसको वहाँ पे लिखना है, क्योंकि वो आपके यह के साथ में वहाँ पे मात्रा है, तो मात्रा को आपको स्वर में परिवर्तित करके लिखना है। तो यहाँ पर यह के स्थान पे आपको क्या करना है, अब बाद में जो भी है उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको है जैसे आपको लिखना है। तो ये अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी। तो अब देखिए, अब वहां पे ऑप्शन में आपको एक नंबर ऑप्शन आपको ये दे दिया, 2 नंबर ऑप्शन आपको ये भी दे दिया, अभिधन अर्थी। 2 ऑप्शन इतने करीब दे दिए। अब आपको इसका चुनाव कौन सा करना है आपको। अब मैं जो बात बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनना कि यदि ई की मात्रा जोड़ने पर, लघु स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, तो यदि ई की मात्रा जोड़ने पर उपसर्ग बनता है तो हमेशा ई की मात्रा छोटी आएगी। यदि ई की मात्रा जोड़ने पर, यदि यह से पहले आधा वर्ण है, उस आधे वर्ण में ई की मात्रा जोड़ने पर उपसर्ग बनता है तो हमेशा आपको क्या करना है, मात्रा छोटी वाली लगानी है। और यदि स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द बनते हैं, स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द बनते हैं, जैसे देवी, पत्नी, श्रीमती, स्त्री, ये स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द बनते हैं। हाँ, किसी का नाम आ गया, मान लो स्त्री का नाम, तो उसमें कोई मात्रा मान लो कि मंजू, तो वहाँ पे छोटी आ गई, वो अलग बात। लेकिन स्त्री जाति का बोध की बात करें, स्त्री जाति को बोध स्पष्ट करने वाले बहुत सारे जो शब्द हैं, जिसमें देवी, श्रीमती, पत्नी, नारी, स्त्री, ये सारी स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। वधू, तो स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द यदि बनते हैं तो वहाँ पर मात्रा हमेशा क्या आएगी, वहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी। और यदि उपसर्ग बनता है तो वहाँ पे मात्रा छोटी आएगी। और यदि पुरुष जाति का बोध करवाने वाले कोई शब्द बनते हैं, हालांकि इसमें जहाँ पर ई पढ़ते हो तो ई कारांत जो होता है वो स्त्री जाति का बोध करवाता है। ऊ कारांत होते हैं, ऊ कारांत है जिसमें ऊ अंत में आता है, तो वो पुरुष जाति का बोध करवा सकता है। तो पुरुष जाति इसमें तो ई वाले में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि यदि यह के पहले आधा जो वर्ण होता है, उस आधे वर्ण में ई की मात्रा जोड़ने पर यदि उपसर्ग बनता है तो वहाँ पर मात्रा हमेशा छोटी आएगी। और स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द बनते हैं तो वहाँ पर मात्रा बड़ी आएगी, और पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों में मात्रा छोटी आएगी। इस हिसाब से आपको इसका विच्छेद करना है। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यह से पहले तो आधा इसमें आपने ई जोड़ा तो ये हो गया अति। अब ये इतना तो अलग हो गया, ठीक है। अब यह बचा, तो यह के अंदर किस वर्ण स्वर क्या है, ए, तो हमने इसको लिख दिया, और बाद में है जैसा है उसको हमने उतार दिया।
अतिधन अंत। इसी प्रकार यहाँ पे यह के पहले ए है, आधा वर्ण, उसमें ई जोड़ेंगे तो ये बन गया अभी। तो उपसर्ग है, अभी उपसर्ग होता है, इसलिए मात्रा हमें क्या लगानी है, हमें छोटी लगानी है, क्योंकि ये ध्यान रखना कि यदि ई की मात्रा जोड़ने पर उपसर्ग बनता है तो मात्रा हमेशा क्या आएगी, छोटी आएगी। तो ये अभी, और अब बचा यागत। तो यह के अंदर स्वर क्या है, आ का, तो हमने इसमें कर दिया आगत। बाद बस केवल आपको परिवर्तन कहाँ करना है, यह से पहले जो वर्ण है उसमें आपको ई की मात्रा जोड़ के उसको अलग करना है, और फिर यह के अंदर जो स्वर है उस स्वर को, जो मात्रा है उस मात्रा को स्वर के रूप में परिवर्तन करके हमें वहाँ पे लिखना है, और उसके बाद में जो जितना भी है उसको है जैसे वहाँ पे हमें लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यह के पहले आधा वर्ण, तो ये हो गया स्वस्ति, और अब यह तो हमने कर दिया यहाँ पे अयन है, और ये आगे जैसे हमने उतार दिया स्वस्ति धन अयन। अब देखो यहाँ पर ये जो स्वस्ति है, स्वस्ति आगे वाले हम जो मतलब ऊ वाला आएगा, वह जो अयन संधि में वह के जो नियम आएंगे उसमें ये शब्द आएगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अब देखो यह से पहले ये आधा वर्ण, तो इसमें हमने ई की मात्रा जोड़ी, तो ये हो गया अति, और फिर यह तो हमने इसमें कर दिया ये गाया कर दिया, तो अतिथन अल्प। उसी प्रकार यहाँ पर यह से पहले आधा वर्ण इसमें हमने जोड़ा ई, तो ये वो अभी और उपसर्ग, इसलिए मात्रा मैंने क्या जोड़ी है, छोटी मात्रा लगाई है, क्योंकि ऑप्शन में आपको बड़ा भी मिल सकता है, दो करीब मिल सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी मत करना। आपको ध्यान रखना है कि यह के पहले आधा वर्ण उसमें ई की मात्रा जोड़ते यदि उपसर्ग बनता है तो आपको मात्रा छोटी वाली ही करनी है, उसके हिसाब से आपको उसका चयन करना है। तो फिर अब देखो, अभिधन, और यह है तो यह के अंदर स्वर को कौन सा है, ऊ का, वो लघु स्वर है, ऊ छोटा है, तो ये अभिधन उदय, तो अभिधन उदय हो गया। इसी प्रकार अब यहाँ पे देखो, यह से पहले ये जो ऊपर जो रेफ वाला जो रे होता है, ये यहाँ नीचे उतरने पर आधा होता है ये, और नीचे उतरता है, तो यह के पहले पहले आधा है, तो यहाँ पे हमने लिखा ऊपरी। अब यह के अंदर स्वर ऊ, तो ये ऊपरी धन उक्त। उसी प्रकार ये ऊपर वाला रेफ वाला नीचे उतरेगा, यहाँ पे जिसके ऊपर होता है उसके पहले उतरता है, क्योंकि यूं मान लीजिए कि हमारे सिर पर यदि कोई घड़ा हो तो घड़े को हम पीछे नहीं उतारते, हम उसको हमारे आगे उतारते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे इसके ऊपर है तो इसको यहाँ नीचे उतारा। अब यह के पहले आधा स्वर रह है, तो इसमें हमने इसमें ई की मात्रा जोड़ी परी, तो परी भी क्या उपसर्ग बना। अब फिर यह के अंदर स्वर क्या आ, तो ये परिधन आप्त, परिधन आप्त। इसी प्रकार इसमें ई जोड़ेंगे तो निधन अस्त। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा शब्द है कि ये सरस्वती आराधना, तो यहाँ पर यह के पहले आधा वर्ण है, इनको पहले वाला नहीं देखना है, यह के पहले आधा जो वर्ण है, क्योंकि यदि जो यहाँ पे जैसे मान लो वह के पहले भी आधा वर्ण है तो वह वाला भी आएगा, कि यदि किसी शब्द में वह के पहले आधा वर्ण हो तो वहाँ पर भी यण संधि होती है। लेकिन यहाँ पर यदि मान लो वह के पहले आपने आधा वर्ण है उसमें ऊ जोड़ा तो क्या बना, ये बना सरसू, सरसू, तो सरसू वैसे कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए यदि वो ई हम मात्रा जोड़ते हैं तो वो मतलब वो जो शब्द है वो शब्द सार्थक होना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए, वो चाहे भले उपसर्ग के रूप में क्यों, वो सार्थक होना चाहिए। तो यहाँ पर यह के पहले जो आधा वर्ण है इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सरस, सरस्वती। अब ये नाम है तो स्त्रीलिंग पर नाम है, तो नाम में मात्रा छोटी बड़ी कि उसके हिसाब से आपको देखना होगा, लेकिन स्त्री जाति का बोध करवाने वाले जो नाम उनमें आपको मात्रा बड़ी करनी है, उपसर्ग में आपको मात्रा छोटी करनी है, तो सरस्वती। अब बचा याराधना, तो या के स्थान पे आपको क्या करना है, या के स्थान पे आपको या आ करना है और बाद में है जैसा जैसा आपको उतार देना है, आगे नहीं देखना है, बस केवल आपको परिवर्तन यह से पहले वाले में और फिर यह के अंदर जो स्वर है उसमें आपको परिवर्तन करना है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो कि यह के पहले आधा वर्ण है तो ये हो गया रीति, रीति में भी आपको पता है ये छोटी आती है, और अब यह है तो हमने कर दिया ए,
रीति रीत्य तो रीति धन अनुसार। अब देखो कई बार ये शुद्ध शुद्ध शब्द शुद्धि में भी दे दिया जाता है। शब्द शुद्धि में यहाँ पे क्या दिया जाता है, रीत्यानुसार दे दिया जाता है, रीत्यानुसार। अब देखो रीत्यानुसार कोई शब्द नहीं होता है। हम कई बार बोलने में हम ऐसे बोलते हैं रीत्यानुसार ऐसा करना चाहिए, है ना। तो रीत्यानुसार बोलने में हम बोल देते हैं, जबकि शुद्ध शब्द क्या है, रीत्यानुसार है। क्योंकि यहाँ पे रीति धन अनुसार, यदि मान लो कि रीत्यानुसार होता तो फिर यहाँ पर भी या के स्थान पे हमें आ करना पड़ता। तो अनुसार नहीं होता बल्कि क्या होता है, अनुसार नहीं होता बल्कि क्या होता है, अनुसार होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि रीत्यानुसार शब्द शुद्ध है, रीत्यानुसार शब्द आ की मात्रा लगते ही वो शब्द क्या माना जाएगा, वो अशुद्ध माना जाएगा। तो ये रीति धन अनुसार। उसी प्रकार यह से पहले आधा, तो इसमें हमने ई जोड़ा तो वी उपसर्ग है, इसलिए मात्रा क्या आएगी, छोटी। अब यह है तो हमने कर दिया इसका ये है, तो ये हो गया अर्थ। इसी प्रकार इसमें भी वही नी, ये के अंदर ये से पहले आधा वर्ण है, ई जो नए उसमें आधे नए ई जोड़ तो नी बन जाएगा। नी भी उपसर्ग होता है, तो नी उपसर्ग, इसलिए भी इसमें भी मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। और फिर या तो आ कर दिया हमने, तो नी धन आए। उसी प्रकार यहाँ पर वी, यह से पहले आधा वर्ण उसमें ई जोड़ा तो वी हो गया, और इससे और या तो हमने कर दिया इसमें आस। आस। अब देखो व्यास जो शब्द है इसके बारे में बता दूं आपको। व्यास का विलोम होता है समास, ठीक है। व्यास का विलोम क्या होता है, व्यास का विलोम होता है समास। क्योंकि समास क्या है, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। समास में क्या होता है कि एक बड़े वाक्य को एक शब्द में व्यक्त किया जाता है, जिससे मृत्यु को जय करने वाला वह है। तो वहाँ पे शब्द क्या है, मृत्युंजय। मृत्युंजय शब्द का हम वापस समास विग्रह करेंगे कि मृत्यु को जय करने वाला वह है, मृत्युंजय। अर्थात तीसरा अर्थ क्या निकलेगा, शिव, यानी बहुब्रीहि समास। तो इसलिए समास संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, ये प्रश्न आया हुआ भी है पहले। और जो महिला सुपरवाइजर का एक बार एग्जाम हुआ था उसमें आया कि समास है, तो नीचे दिया संक्षिप्तीकरण की एक प्रक्रिया, और भी 3 ऑप्शन दिए थे। तो समास क्या है, समास संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। यदि ऐसा समास 2 शब्दों का मेल है नहीं, तो वहाँ पे समास क्या है, संक्षिप्तीकरण की एक प्रक्रिया होती है। इसलिए समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। इसी प्रकार यहाँ पर यह से पहले आधा है, तो यहाँ पे प्रति ई जोड़ा तो उपसर्ग बन गया, और प्रति उपसर्ग में मात्रा छोटी आएगी, और यह है तो हमने कर दिया है। और यहाँ पे प्रतिधन अक्षी, यहाँ पे हमें अब यहाँ पे देखो एक चीज और है कि स्वर संधि में एक और नियम भी लागू हो जाता है कि यदि हम जब 2 शब्दों का 2 वर्णों का मेल करते हैं और संधि युक्त पद बनाते हैं, और यदि उस संधि युक्त पद में अंतिम जो वर्ण है वो छी हो, छी जिसमें ई की मात्रा लगी हो, तो वो छ के रूप में परिवर्तन, जैसे नवरात्र रात्र हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिधनाक्षी, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष बन जाता है। तो ये प्रत्यक्ष। तो इसमें भी देखो कि जो आंखों के आगे वो प्रत्यक्ष, आंखों के समक्ष, आंखों के सामने वो समक्ष, और जो आंखों के पीछे होता है परोक्ष। तो ये प्रत्यक्ष, समक्ष और परोक्ष, ये 3 जो शब्द है, यानी ये तो आंखों के आगे और आंखों के सामने और ये आंखों के पीछे, तो ये 3 शब्द है। इसी प्रकार यहाँ पे यह से पहले आधा वर्ण उसमें हमने ई जोड़ा तो प्रति, और फिर अब ये तो हट गया, अब बचा युत्तर, है ना। तो यह के अंदर स्वर क्या है, ऊ है, तो ये उसको लिख दिया हमने, और बाकी है जिस हमने उतार दिया प्रतिधन उत्तर। इसी प्रकार यहाँ पे यह से पहले आधा वर्ण उसमें हमने ई जोड़ा तो अति उपसर्ग होता है, इसलिए मात्रा छोटी आएगी। और यह के अंदर जो स्वर है उसको हमने लिखा तो ऊ है, तो उष्ण, प्रतिधन अतिधन उष्ण। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर जो रेफ वाला रह ये कहाँ उतरेगा, नीचे। तो यह के पहले आधा वर्ण क्या हो गया, रह, तो इसमें हमने जोड़ा तो
और धन, और यह के अंदर स्वर ऊ का है तो ये हो जाएगा उष्ण, परिधन उष्ण, तो ये पर्यूषण, जो जैन धर्म में जो पर्यूषण होता है। और इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए कि यह के पहले आधा वर्ण है, इसमें हमने ई जोड़ा, तो ये बना देवी, और ये स्त्री जाति का बोध करवाता है। ऑप्शन में आपको देवी में ई की मात्रा छोटी भी मिलेगी, और ये स्त्री जाति का बोध करवाता है। तो स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों में मात्रा आपको दीर्घ स्वर ई लगाना है, यानी मात्रा आपको बड़ी लगानी है। वहाँ पे आपको ऑप्शन में ये एक तो देवी ऐसे भी दे सकते हैं, देवी धन, यहाँ पे देवी, अब यह है तो यहाँ पे हमने कर दिया है, और बाद वाक्य हमने आगे है जैसा उतार दिया। तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार भी आपको वहाँ पे देवी धन अर्पण, तो दो ऑप्शन नजदीक ऑप्शन दे सकते हैं कई बार। हालांकि ये तो लगभग सबको पता भी रहता है कि देवी में मात्रा बड़ी आती है, लेकिन फिर भी कई बार जल्दबाजी में हम ऑप्शन ऐसा चुन लेते हैं कि बाद में हम जब देखते हैं, गौर करते हैं, तब पता चला ये तो अपना गलत हो गया। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों में मात्रा बड़ी आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये के पहले ण आधा है, इसमें हमें ये वाणी, अब यह के अंदर स्वर कौन सा है, औ, तो यहाँ पे हमें लिखना है औ, और बाद में है जैसा हमें उतार देना है, तो ये हो गया औचित्य। अब देखिए औचित्य शब्द का भी आप औचित्य शब्द को देखिए और पहचान कीजिए इसमें क्या है। इसमें देखिए अंतिम वर्ण यह है, उसके पहले का वर्ण आधा है, तो यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण यह हो, उसके पहले का वर्ण आधा हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर यह प्रत्यय होता है। अब इसका यदि हमें मूल शब्द निकालना है तो अब कब परिवर्तित होता है कि यदि प्रारंभिक वर्ण उ या ओ हो, तो इसको औ को हम उ में परिवर्तित कर देंगे और ची है जैसा कर देंगे, और जो आधा है उसको हम पूरा कर देंगे। तो उचित, उचित मूल शब्द है, मूल शब्द निकल गया, यानी उचित शब्द में यह प्रत्यय लगा, तो उचित शब्द में यह प्रत्यय लगने पर उ का औ हो गया, परिवर्तन हो गया, प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन आ गया कि यदि उ दीर्घ स्वर उ, यानी ये होता है कि यदि प्रारंभिक वर्ण उ और ये तीन हो, ठीक है, जब यह प्रत्यय लगता है तो प्रारंभिक वर्ण यदि इनमें से कोई हो तो उ का तो क्या होता है, ये हो जाता है, परिवर्तन क्या होता है, उ का औ हो जाता है। तो यहाँ पर यह प्रत्यय लगने में उ का क्या हो गया, औ, और ची है जैसा है, अंतिम वर्ण तय है तो ये हो गया आधा, क्योंकि यह प्रत्यय लगने पर अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, तो ये हो गया आधा, और ये तो ये बन गया औचित्य। यानी कि औचित्य क्या है, भाववाचक संज्ञा है, उचित क्या विशेषण है, जैसे ये कार्य उचित है तो कार्य विशेषता क्या हो गई, वो उचित है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि ऊपर वाला जो रेफ वाला रे है, ये ऊपर इसको नीचे उतारने पर ये बनेगा रे आधा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये से पहले आधा वर्ण तो इसमें नारी, तो स्त्री जाति का बोध करवा रही है, तो नारी। अब यह के अंदर स्वर है ऊ का लघु स्वर, तो ये हो गया नारी धन उचित। इसी प्रकार यहाँ पे वह के यह के पहले आधा वर्ण तो इसमें हो गया वी, और अब यह है तो हमने कर दिया इसका ए, और बाकी आगे जैसा है उसको हमने वी धन अष्टी, तो वेष्टि। तो देखो वेष्टि जो शब्द है, वेष्टि शब्द वेस्ट एंड व्यक्ति, और वेष्टि का विलोम क्या होता है, समष्टि। वेष्टि का विलोम क्या होता है, वेष्टि का विलोम होता है समष्टि, ठीक है। इसी प्रकार व्यक्ति शब्द आता है, व्यक्ति शब्द का यदि आपको विलोम पूछा जाए तो व्यक्ति शब्द का विलोम क्या होता है, समाज। व्यक्ति शब्द का विलोम होता है समाज, क्योंकि व्यक्ति से क्या बनता है, व्यक्तियों से समाज बनता है। उसी प्रकार व्यष्टि का समष्टि। अब देखिए यहाँ पर यह के पहले आधा वर्ण न, तो इसमें हमने जोड़ा
ई, तो ये आधा वर्ण में जोड़ना है तो ये बना अग्नि। बाकी आगे वाला साथ में लेना है अपने को, तो ये से पहले वाले में जोड़ना है, बाकी तो आगे वाला वो साथ में लेना ही है। तो अग्नि, तो अब देखो ये है तो ये का हमें करना है तो अग्नि धन अस्त्र। लेकिन इसमें ध्यान रखना यदि शब्द ये आ जाए आपके आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र शब्द आ जाए तो यहाँ पर भी देखो कि इसमें ध्यान रखना कि इसमें आग्नेय, आग्नेय, ठीक है, ये इसमें इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पे आग्नेय शब्द, और फिर आ को एम में परिवर्तित करना तो ये हो जाएगा आग्नेय धन अस्त्र। तो ये दीर्घ संधि में आ जाएगा। और अग्नेस्त्र यदि शब्द आए अग्नेस्त्र तो अग्नि धन अस्त्र। इसी प्रकार अब देखिए ये तो आ गया कि शब्द देकर के यानी संधि युक्त पद देकर के आपको इसका विच्छेद पूछना, ठीक है। यानी पहला एक तो शब्द देकर के संधि युक्त पद देकर के संधि का प्रकार पूछना कौन सी संधि है। दूसरा संधि युक्त पद देकर के आपको चार विच्छेद दे दिए कि शुद्ध कौन सा है या सही कौन सा है। उसके बाद में अब संधि भी दे दी यानी संधि विच्छेद भी दे दिया और संधि विच्छेद भी दे दिया और उसके साथ में आपको उसका संधि युक्त पद भी दे दिया और फिर पूछा जाएगा इसमें शुद्ध कौन सा है। तो इसके बारे में देखिए तो यहाँ पर वो जो अपने जो नियम है वो नियम हमें अब ध्यान में रखना है कि ई या ई के बाद में लघु स्वर ई, दीर्घ स्वर ई के बाद में असमान स्वर ए आ उ ए ऐ ओ औ हो तो वो य या यू यई यो यऊ में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर हमें वो सूत्र की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी कि अब हमें यहाँ पर जैसे ये है उसके बाद में है और इसमें स्वर कौन सा है ई और उधर है आगे फिर वो ये बुरा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि इनका हमें मेल करना है कि ई और ए के योग से बनता है यह बनता है और यहाँ पर अब इनके स्थान पे यह बन गया तो हमें इसकी अब जरूरत नहीं है इनकी हमें, क्योंकि इनके स्थान पे तो परिवर्तित हो चुका है, यह परिवर्तन हो गया है। अब इनको हमें सीधा सीधा जोड़ना है तो ये जोड़ा तो ये ए और अब ये आधा बन गया और ये फिर ये आ गया और फिर आगे है जैसा जैसा वो आ गया तो ये अभ्यंतर वापस वो शब्द बन गया कि अभिधन अंतर का संयुक्त क्या बनेगा अभ्यंतर शब्द बनेगा। तो आपको यहाँ पर जो आपको ये साथ में दिया जाएगा और इसमें अब आपको मान लो कि अभ्यंतर दे दिया और तीन अन्य दे दिए और किसी तीन में तो थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दी, गलत दिखा दिया और या अभ्यंतर क्योंकि इस प्रकार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें केवल एक शब्द के चार प्रकार से नहीं दिखा के बल्कि चारों अलग अलग विच्छेद, अलग अलग शब्द उनके विच्छेद भी अलग अलग। तो इस प्रकार आपको देखना है कि शुद्ध कौन सा विच्छेद है वो देखना। तीन तो अशुद्ध वहाँ पे तीन अशुद्ध कर दिए जाएंगे, एक वहाँ पे शुद्ध कर दिया जाएगा, या तीन शुद्ध करके एक अशुद्ध कर दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा इसमें अशुद्ध कौन सा है, तो वो आपको देखना है। इसी प्रकार यहाँ पर स्त्री जाति का बोध करवा रहा है इसलिए इसमें मात्रा क्या आएगी बड़ी आएगी। तो यहाँ पर आपने अलग किया, ये इसमें हलंत कर दिया और इसमें जो ये दीर्घ स्वर ई और फिर इधर आ और फिर आगे वो आगमन वाला वो कर दिया। अब देखो कि इनके योग से ई के लघु दीर्घ स्वर ई के साथ में जो भी मात्रा मिलेगी उस मात्रा को जोड़ना है। तो ये बना, ये बनता है। अब इसमें ये आ मिलता है, ये बन जाएगा या, ठीक है। अब इनको हमने हटा दिया और ये तो हमने इसको अब जोड़ा तो ये बन गया सख्या और फिर आगे वो
गए, सख्यागमन वाला वो शब्द बन गया, तो वापस से शब्द बन गया सख्यागमन। और ये सखी धन आगमन का संयुक्त पद क्या बनेगा, सख्यागमन बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो आएंगे, वहाँ पर आपको क्या करना है कि उस जो विच्छेद किया हुआ है, उस विच्छेद को आपको क्या अलग अलग खोलना है, खोल के देखना है कि वहाँ पे क्या बनेगा। तो विच्छेद को खोल के आपको देखना है। जैसे अब ये है परिधन अंत, तो यहाँ पर ये रे आधा, इसमें से हमने निकाल दिया ई, और लघु स्वर ई है। और अब इधर, और ये सब, अब इनका योग हमें करवाना है, तो इनके योग से बना ये है। हालांकि आधा बनता है, फिर ये स्वर साथ में मिल जाता है, इसलिए इसको हमने पूरा यहाँ पे पूरा लिखा है। तो ये पूरा हमने इसको लिख दिया। बस अब हमें क्या करना है कि इनको तो जैसे मान लो हमने हटा दिया, और अब हमने इसको जोड़ के लिखा, तो ये आधा है, अब इनको हमने जोड़ दिया है पे कि ये आधा और ये अब ये आधा, इसलिए इसके ऊपर ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया यहाँ पे, तो ये पर्यंत शब्द बन गया। तो परिधन का क्या बनेगा, पर्यंत, यानी कि आधा इसलिए ऊपर चला गया, तो ये यहाँ से हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा, तो पर्यंत शब्द बन गया। इसी प्रकार आपको इन सभी में भी इसी प्रकार आपको यहाँ पे प्रतिधन उत्पन्न, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रत्युत्पन्न बन जाएगा। इसी प्रकार प्रतिधन अर्पण, तो यहाँ पे अब ये आपको इनके स्थान पे आगे तो जो है वैसा ही आपको लिखना है कि परिवर्तन जहाँ पे हो रहा है उन्हीं के प्रतिधन अर्पण प्रत्यर्पण संधि होती है। जैसे एक देश का अपराधी दूसरे देश में जब भाग जाता है, तो वहाँ पे वहाँ की सरकार उसकी मांग करती है, वो प्रत्यर्पण संधि होती है। जिन देशों बीच में संधि होती है प्रत्यर्पण की, तो वो उसको अपराधी को सौंप सकते हैं, वो प्रत्यर्पण संधि है। इसी प्रकार यहाँ पे प्रत्यारोप, प्रतिधन आरोप का क्या बनेगा, प्रत्यारोप। इसी प्रकार प्रत्युष, क्योंकि इनका उच्चारण भी आप करके देखो तो उच्चारण में इसी प्रकार आ रहा है, प्रतिधनुष का प्रत्युष। प्रत्युष शब्द का अर्थ होता है सवेरा, प्रत्युष यानी सवेरा। इसी प्रकार राशि अंतरण, तो राशि अंतरण का ये राशि अंतरण शब्द बन गया। इसी प्रकार इसको यहाँ पे जो पंचम वर्ण, इसको मैंने अनुस्वार के रूप में परिवर्तित करके लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे बना गत्यानुसार। यहाँ पे देखिए, ये जो शब्द है, ये अपने शब्द शुद्धि के अंदर पूछा जाता है कि अपने शब्द अपने बोलने में भी बोलते हैं गत्यानुसार, जबकि गत्यानुसार हम बोलते जल्दीबाजी में गत्यानुसार बोलते हैं, यानी स्पीड ब्रेकर जो अपने हाईवे के ऊपर जो स्पीड ब्रेकर, उसको गत्यानुसार। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको गत्यानुसार दे दिया, तो गत्यानुसार शब्द यदि होता तो फिर यहाँ पर भी क्या होता, यहाँ पर भी आ होता, तो अनुसार होता है अनुसार, अनुसार शुद्ध होता है, इसलिए यहाँ पर यह का तो यहाँ पर ई और ए के योग से यह बनता है, आ नहीं बनता है। तो यदि आ होता तो फिर आ बनता है, इसलिए यहाँ पे गत्यानुसार शब्द वो शुद्ध है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गत्यानुसार शब्द शुद्ध होगा। इसी प्रकार यहाँ पे अतिधन औचित्य, तो ये अत्योचित्य। अब यहाँ पर औचित्य में भी वही उचित है, ये यानी उचित में यह प्रत्यय लगने पर औचित्य बना। इसी प्रकार यहाँ पर विधनावधान, तो ये
वयवधान। विधनावधान का क्या बना? वयवधान, यानी कि ई और ए के योग से यह बन गया तो वह आधा हो गया और बाकी अवधान शब्द आगे, वधान शब्द आगे रह गया। यहाँ पे स्वस्थ, अपने वो स्वस्थ जो शब्द देखा था वो वापस ही आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है, जिस यहाँ तक तो सेम आएगा, और ये फिर आधा, ये और फिर ये आधा और फिर ये स्वस्थयन, स्वस्थ धन अयन। क्योंकि यहाँ पर यदि इसमें से हम इस में से हम ई को अलग करेंगे, लघु स्वर ई को अलग करेंगे, तो ये स्वस्थ जो शब्द है, ये तो स्वस्थ जो शब्द है ये तो रहेगा, और ई और ए के संयोग से, ई और ए के संयोग से क्या बनेगा यहाँ पे कि यह बनेगा। ई और ए के संयोग से यहाँ पे जो इसके संयोग से यहाँ पे यह बन जाएगा, और फिर वापस यन जो शब्द है, ये यन शब्द यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये स्वस्थ यन बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर द्विअर्थी, तो यहाँ पर ये आधा और ये तो आधा है ही है इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे द्व्यर्थी, यानी कि जो द्व्यर्थी शब्द है, द्व्यर्थी शब्द क्यों अर्थी शब्द इसका तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे द्वि है, तो यहाँ पे जो आधा है वो जो अपने जो आधा है ये आधा बंदा, इसका तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये इसमें ई की मात्रा जुड़ने पर बना है, तो ये आधा हो जाएगा, द्व्यर्थी बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसमें से हमने निकाल दिया ये ई, और फिर यहाँ पे हमने अक्षर, तो यहाँ पर ई इसके योग से बना ये, तो ये आधा और ये वापस फिर ये त्रिक्षर, यानी त्रिधन अक्षर। इसी प्रकार विधन उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। इसी प्रकार परिधन अटन, तो ये बना पर्यटन, परियन चारों ओर अटन भ्रमण करने वाला, जो चारों ओर भ्रमण करता वो अटन यानी भ्रमण करना, तो पर्यटन। और पर्यटक, अटक यानी भ्रमण जो करता है, चारों ओर भ्रमण करता है, वो पर्यटक कहलाता है। इसी प्रकार प्रतिधन, यहाँ पे धन का चिन्ह प्रतिधन उपकार, तो यहाँ पे बना प्रत्युपकार। इसी प्रकार विधन आदि, तो बना यहाँ पे व्याधि, व्याधि यानी जो शारीरिक बीमारी होती है वो होती है व्याधि, और इसका व्याधि का विलोम क्या आता है? आधि। जो मानसिक बीमारी से जो युक्त होता है वो आधि, यानी शारीरिक आधि वो मानसिक बीमारी से युक्त होता है, और शारीरिक बीमारी से युक्त होता है वो व्याधि उसकी होती है, और ये बना व्यभिचार। इस प्रकार ये अपने जो ई या ई के बाद में असमान स्वर आने पर जो ये का आदेश होता है, इसमें ये यण संधि का जो पहला सूत्र है उसके बहुत सारे जो आपको अभ्यास के रूप में आपको बताए गए हैं। तो आपको पहचान के रूप में ध्यान रखना है कि यदि किसी शब्द में यह के पहले आधा वर्ण हो तो वहाँ पर यण संधि होती है, और यण संधि उसका विच्छेद हमें करना हो तो यह कि पहले आधे वर्ण में आपको ई की मात्रा जोड़नी है। अब बात आती है ई की मात्रा छोटी जोड़े या बड़ी जोड़े, तो उपसर्ग यदि बनता है तो मात्रा छोटी आएगी। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द बनते हैं तो मात्रा बड़ी आएगी, और पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्दों में मात्रा छोटी आएगी। उसके बाद में जो यह या यू जो बचता है, यानी यह के अंदर जो स्वर है उस स्वर को निकाल करके, मात्रा को निकाल के स्वर में परिवर्तित आपको करना है, और ये इसका विच्छेद हो जाएगा। और अब आगे हम पढ़ते हैं, यानी कि ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर आने पर वह का आदेश होता है, उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे।